हेलो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी इस समय ज़ोर शोर से कर रहे हो, यानी तन मन से आप अपनी परीक्षा की तैयारी में इस समय लगे होंगे। और मेरा भी प्रयास है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, इसलिए मैं आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ समझाती रहती हूँ वीडियो के द्वारा। और इस वर्ष है आपका जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है, हर बार से थोड़ा सा डिफरेंट है। कठिन नहीं है, बड़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार आपके जो है बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न ये जरूर आएंगे। तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो अभी तक क्या था, आपको डेफिनेशंस लिखनी होती थी, इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती थी, उनको बताना होता था। लेकिन इस बार ये सब बहुविकल्पीय में पूछे जा रहे हैं। और शेष आपके जो बाकी क्वेश्चन आते थे, जैसे जीवन परिचय है या व्याख्याएँ हैं काव्य में, गद्य में, संस्कृत परिचयिका में, या अदर बहुत सारी हैं, तो वो सब आपके वो भी आएंगे। लेकिन मल्टीपल चॉइस में आपके कुछ चीज़ें ये पूछी जा रही हैं जो 20 नंबर में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं और अगर चाहें आप तो ये 20 नंबर आप पूरे पा सकते हैं। इसमें कोई नंबर कटौती नहीं होगी, क्योंकि टिक मार्क है केवल। अगर आपने राइट आंसर दे दिया 20 क्वेश्चंस का मल्टीपल का, तो आपको इसमें 20 नंबर पूरे निश्चित रूप से मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने गलती कर दी है सारे, तो आपको 0 भी मिल सकता है। इसलिए आप सही से तैयारी करें, मेहनत से ईमानदारी से लगे रहें अपने प्रयास के में। और अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी और टीचर्स भी हैं, और जैसा कि आप लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, तो बच्चे बड़ी फुल एनर्जी के साथ इसमें लगे रहिए आप और मेहनत करिए। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ। आज भी मैं आपको हिंदी का पेपर लिया है मैंने, क्योंकि आपका हिंदी का पहले पेपर होगा और बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। अब तो आपको रिवीजन ही करना है, तो एक प्रकार रिवीजन मैं भी आपके लिए साथ में करवाती जा रही हूँ। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है ये। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। और जब पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप उसके निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो उसमें निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ के और उसके बाद ही आप काम करिए। क्योंकि आपको एग्जाम जो पेपर है, कॉपी है, वो आपको पहले मिल जाती है। तो आप कुछ काम है, जैसे पेपर में लाइन खींचना, हाशिए की लाइन खींचना या इस प्रकार के हैं, वो आप पहले से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ आपका बहुविकल्पीय। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। ओके, तो इसमें है पहला काग है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। खा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। गा शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और घा डॉक्टर जो अजंता डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का नाटक है। ये आपके सब टोटल सिलेबस में के आपके जो है सभी ये लेखक कवि, तो उनमें से लिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों वो है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ये राइट आंसर है। जैसा कि बताया था मैंने कि आपके लिए एक ओएमआर शीट दी जाएगी, इसको भी इस बार भी आपको ओएमआर शीट से कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जैसे पहले का ही आपका ये गा है, तो आपको ओएमआर शीट में ये देखिए पहले का गा यानी सी, क्योंकि इसमें तो ए बी सी लिख के आएगा, तो ए बी सी यानी का खा गा, तो आपको सी वाले बिंदु को पूरा भर देना है ब्लू या ब्लैक पेन से। आप इसको सही से भर दीजिए। और हाँ, उससे पहले जो इंट्रीज आपको पिछली बताई जा चुकी है, उससे से आप इंट्रीज पूरी कर लेंगे। आपका क्लास 10th है, तो क्लास 10th में करेंगे ये गोला पूरा सही से आराम से। वार्षिक परीक्षा है तो इसे गोला करेंगे पूरा, है ना। जैसा बताया जाए वैसे आप कर लीजिए, अलग समझाया है। और हाँ, पहले का मैंने गा जो आपका है यानी सी आंसर ये आपका मैंने कर दिया है। उस तरह से करेंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह से ये 1 नंबर आपका पूरा पक्का हो गया। अगर गलत होगा तो आपको गलत नंबर मिलेगा। सेकंड है इसमें बर्फ़ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जय प्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ़ की गुड़िया के रचनाकार हैं जय प्रकाश भारती। यानी 2 का खा, यार ए बी सी काउंट करें तो ए बी खा यानी 2 का बी या 2 का खा। तो इसी प्रकार से इसमें भी आप अपना ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर 2 का बी यानी खा, ये आप उसको ब्लैक पूरा कर देंगे। ओके, सही से बिल्कुल। थर्ड है आपका कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या कहानी है। कलकत्ता से पीकिंग आप समझ रहे होंगे, कलकत्ता से पीकिंग जाना है तो ये यात्रा वृत्तांत है। तो इसका 3 का यानी ए बी सी के अकॉर्डिंग ए, ये आपका राइट आंसर है। 3 का यानी 3 का ए।
ओके। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 4 का ये आंसर आपका सही है। 4 का यानी 4 का ए। तो 4 का ये आपका ए, नंबर 4 है, 4 का ए ऑप्शन ये आपका सही होगा। तो उसको आप इसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्र नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती। तो उसका जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो इसके ये गा, 5 का गा, ए बी सी आएगा उसके अकॉर्डिंग, और वैसे 5 का गा, ठीक है। तो 5 का ए बी सी यानी का खा गा यही आएगा। बच्चे ध्यान से समझे इसके लिए, ठीक है। 6 है आपका, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो अनामिका के जो रचयिता हैं वो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी 6 का गा, ए बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का ये गा, इसको आप सही से ये फिल कर लेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 7, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, बिहारी, सुमित्र नंदन पंत, अज्ञे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है अज्ञे, ओके। जो अज्ञे जी हैं वो आपके प्रयोगवादी कवि हैं, यानी 7 का ए बी सी डी यानी घा अर्थात डी बुकलेट के अकॉर्डिंग। तो 7 का डी जो है आपका ये आंसर सही है, ठीक है। और हाँ, मैं बीच में आपको और बता रही हूँ कि आप सभी जो भी आपके सिलेबस में लेखक कवि हैं उनकी आप जो उन्होंने रचनाएं की हैं, जो उन्होंने अपनी कविता संग्रह है, उनका रचना संग्रह है, उसको आप याद कर लीजिए। और प्रत्येक उससे 2-2 कवि या प्रयोगवादी धारा के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के या भक्ति काल के, इस तरह से आप 2-2 हर हाल में याद कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आपको ये 2-2 अगर आप इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपके उसमें आपको आइडिया रहेगा कम से कम कि ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कौन क्या है। हालांकि तो इसमें तो थोड़ा डिफरेंट दिया है, लेकिन आप इन पे भी जरूर इसको ध्यान कर लें, इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अपना जो भी सिलेबस है उनके कवियों के जीवन परिचय को और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो उन्होंने जो लिखा है उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है। तभी आप ये पूरे 20 नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी 8 का ए बी सी। तो सी यानी गा, ये 8 का ए बी सी ये आपका ये राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा गोले करने में ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है, उस समय आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बचाना भी है। नेक्स्ट है आपका, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? तो हास्य में देखिए, जो सीता जी को जब रावण चुरा के ले जाता है तो उस समय रामचंद्र जी की स्थिति इतनी, राम जी की स्थिति दयनीय है, मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पशु पक्षी से ही पूछ रहे हैं कि हे खग मधुकर श्रेणी तुमने कहीं सीता को देखा है? तो इसमें यहाँ पे ना तो हास्य रस होगा ना ही ये वीरता वाली बात, यहाँ पे क्या है, करुण है, उनके लिए दुख है। तो वहाँ पे करुण से उनका राइट आंसर है नौका ए और बी यानी खा, नौका बी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता तुलना की जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो आप समझिए कुछ शब्द इसमें जो मैंने आपके लिए ट्रिक निकाली है कि आपके रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा 3 अलंकार आपके सिलेबस में है, तो उसमें कौन सा अलंकार? तो आपके तीनों की मैंने ट्रिक्स निकाली है। जहाँ समानता तुलना की बात की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ पे समानता या तुलना, ठीक है, समानता तुलना की यहाँ पे अगर डेफिनेशन बात की जा रही है तो वहाँ पर अलंकार होगा आपका उपमा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी आपके लिए। ये तो उपमा की इसमें हो जाएगा कि आपको पूरी
अगर आपको नहीं है तो आप कुछ चीज़ें इसके आप टिक के द्वारा आप इसको मन में बैठा सकते हैं। और यदि भेद रहित आरोप हो, ये चीज़ अगर डेफिनेशन से आ रहा है कि भेद उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो उसमें आप मेन चीज़ याद कर लीजिए, भेद रहित आरोप, ठीक है ना। अगर भेद रहित आरोप इस तरह से अगर आपका उसमें हो रहा, जो डेफिनेशन पूछा जा रहा है, इस तरह से वर्णन किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा, ठीक है। छोटी सी ट्रिक याद करनी है, देख लीजिए। और यदि संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना शब्द का प्रयोग हो, संभावना व्यक्त की जाए, संभावना शब्द का प्रयोग हो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, 3 छोटी छोटी सी ये बातें, ठीक है ना। ये जहाँ समानता है तुलना तो उपमा अलंकार, भेद रहित आरोप तो रूपक अलंकार, और अगर संभावना व्यक्त की जा रही है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप आराम से कर लेंगे, छोटी सी ट्रिक थी और इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और यही आपके सिलेबस में तीनों जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका, उपमा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो 10 है उसका गा यानी ABC, ठीक। 10 का ये ABC, इस तरह से आप ये भी भरेंगे। मैं आगे केवल बुक उससे कराऊंगी क्योंकि काफ़ी समय लग रहा है, तो इनमें 10 मैंने करके दिखा दिए, शेष भी इसी प्रकार से ही आपको करने हैं। अब आप देखिए, चर और अचर में कौन सा समास है। आपके सिलेबस में केवल 2 ही समास है, द्विगु और द्वंद्व, ध्यान कर लीजिए अच्छे से, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो द्विगु समास जो है उसमें समास यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपके लिए। समास आपके सिलेबस में केवल क्या है, द्विगु समास जो है संख्यावाची, इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है। संख्या पूछा है, चौराहा 4 रास्ता है, ठीक है, तो संख्यावाची, जैसे चौराहा, तो चौराहा मतलब यहाँ पे चौ माने 4, रहा माने रास्ते, 4 रास्ते हैं, तो संख्या आ गई यहाँ पे ये, ठीक है ना। जैसे नवदुर्गा, नव मीन्स 9, नवदुर्गा 9 देवियाँ जो हैं, रूप होते हैं 9 देवियों के, तो नव यानी 9, ठीक है, नवदुर्गा नवदुर्गा। तो इस प्रकार जहाँ भी संख्यावाची शब्द है वहाँ पर होगा आपका द्विगु समास, ध्यान कर लीजिए। और जहाँ पर दूसरा है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो जहाँ पर और शब्द का प्रयोग हो, शब्द के बीच में और शब्द का प्रयोग, जैसे माता पिता, जैसे है माता पिता, तो माता और पिता, अगर इसको खोलेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, ठीक है ना। माता, भाई बहन, भाई और बहन, रात दिन, रात और दिन, तो इनमें और शब्द का होगा। सबसे बड़ी बात इसमें दूसरी पहचान है कि पहला शब्द जो होगा दूसरे का अपोजिट होगा, विलोम होगा। जैसे माता का उल्टा पिता है ना, भाई का उल्टा बहन, रात का उल्टा दिन। तो इस प्रकार से इसमें आप समझ गए होंगे, द्वंद्व समास में और का प्रयोग होता है और पहला शब्द दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना। और जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, यानी उसमें पहला शब्द होती है वो संख्या आती है, गिनती आती है। तो इन 2 चीज़ों को मन में बैठा लीजिए, तो आपको इसमें बिल्कुल गलती कभी भी नहीं होगी, हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगी। अब यहाँ पर चर और अचर और शब्द का प्रयोग है, और चर का उल्टा अचर हो गया, आप भी समझ रहे होंगे। तो ये आपका ये द्वंद्व समास होगा, जो खा आप उसमें अपने बुकलेट में भर लेंगे, ओके। और हाँ, हमारा ये एक रह गया, ये 11वां, मैंने 12वां करवा दिया, 11वां रह गया। रोला में कितनी मात्राएं व एति होती हैं, मात्राओं पर एति होती है। तो इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों मन में बैठानी है। आपके लिए आपके 2 ही हैं, रोला और सोल्ठा सिलेबस में, तो दोनों आपको याद करनी है। केवल इसमें इस तरह से पूछा है, डेफिनेशन भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको थोड़ी जो समझाई भी है मैंने काफ़ी हद तक। तो रोला में कितनी मात्राओं पर एति होती है, तो देखिए रोला में पहले चलो 4 चरण होते हैं, आपको बताया जा चुका है, इसमें 4 चरण होते हैं। और क्या होता है, सममात्रिक है ये, कैसा है ये, सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। सममात्रिक होता है, 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों में पहले चरण में 11 और दूसरे में 13 और पूरे में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरणों में 11 13 11 13 11 13 11 13, इस प्रकार से 24 मात्राएं इसमें होती हैं, ठीक है।
तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। और दूसरा है आपका सोल्ठा, जो आपके सिलेबस में है। रोला और सोल्ठा यही है। तो रोला में क्या है, 4 चरण सम्मात्रिक, और 4 चरण में 11 मात्राएं और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम सोल्ठा को समझते हैं। ये कैसा है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण। ये सम्मात्रिक है, लेकिन ये अर्ध सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक। और इसमें पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो प्रत्येक छंद में, जैसा कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकती हूँ, उसके लिए समझा देती हूँ। कोई छंद एक निकाल के, जिससे आपके लिए थोड़ी सुविधा रहे समझने में। तो इसके भी प्रत्येक छंद में 11 और जो है 14 मात्राएं होती हैं। जैसे मैंने कि ले लेती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है इसमें। हाँ, इसमें तो 2 ही चरण होते हैं, 4 चरण तो हाँ हैं इसमें भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए, जे ही सुमृत सिद्ध होई, गणनायक करबर बदन, करहु अन्न घरय सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो पहला ये देखिए, समझ लीजिए इसको, ये पहला हो गया चरण, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, और ये चौथा चरण हो गया। तो पहले और तीसरे, ये पहला 1 2 3 4, तो पहले और तीसरे में क्या मात्राएं होती हैं, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय और चौथे चरण में होती हैं ये 13 मात्राएं होती हैं। और ये दोहे का उल्टा होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो और ये मात्राएं मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपके लिए दोबारा मौका लगेगा दोबारा समझा दूंगी। फिलहाल में तो अभी आप इतना ही समझाऊंगी, जैसे इसमें देंगे कि जो ये मात्राएं लगी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल में समय इसके लिए अभी मैं मात्राओं को बाद में आपके लिए निर्धारण किया है मैंने समझाने के लिए। तो इस प्रकार से समझ आ गई होगी। 4 चरण, 11-13 मात्राएं हो गई। प्रथम यहाँ समझ लेते हैं, प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय चरण में होती है इसमें 11 मात्राएं, ठीक है ना। और द्वितीय और चतुर्थ इसमें होती हैं 13 मात्राएं। तो कुल मिला के दोनों में 24 जो मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी समझा आगा। और ये दोहे का उल्टा होता है। कुछ चीज़ें मेन है, उनको आप मन में बच्चे से बैठा लीजिए। इतने से हो जाता है कभी कभी कि एक भूल गए तो पूरा भूल जाता है, इसलिए इसको आप अगर मन में बैठा लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो दोहा का ये उल्टा है, उल्टा होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें आपका ये क्या है बताया था आपको, 11-13 मात्रा होती है। तो उसका पहले का आंसर सही है। तो आप उसमें जो ओम शीट है उसमें 11 का यानी ए भर देंगे, ठीक है। ये मैं समझा दिया है। 13वां है, नेह का तत्सम शब्द होगा। तो नेह का तत्सम शब्द है स्नेह। ये आप याद कर, आपको तत्सम शब्द याद करने पड़ेंगे, याद कर लीजिएगा। तो इसमें भी नेह का तत्सम शब्द है ये स्नेह। तो 13 का ए वाला आपका जो है सही होगा। इस प्रकार से इसमें पर्यायवाची है हिमांशु, सुधांशु, इंदु किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हिमांशु, सुधांशु, इंदु, राकेश, मयंक, ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची। तो आप पर्यायवाची भी याद कर लीजिए। पुत्र का पर्यायवाची सुत होता है, सुता, तनया, आत्मजा, ये उनके लिए है। लड़कियों के लिए कहा, बेटियों के लिए है। और सुत माने पुत्र होता है, ठीक है। तो पुत्र का जो पर्यायवाची है वो सुत है, यानी 15 का यानी 15 का ए ओ शीट में आप भर लेंगे। अब आती हैं आपकी संधियाँ। संधियाँ भी मैं आपको डिटेल में आपके लिए समझा दूंगी। तो संधियों में बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यह आदि अंत में कौन सी संधि है। एक तो मैं आपको दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे बड़ी बात इसमें समझाऊं कि एक तो ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक भी समझा दूंगी आपके लिए मैं, क्योंकि ट्रिक से आप करेंगे तो मैं समझती हूँ उसमें भी आपके लिए आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं इसको आपके लिए पहले इसको आप लिखित रूप में आपके लिए मैं समझाती हूँ अकॉर्डिंग टू सूत्र के। तो इसमें संधि जो है ऐसे तो आद्यंत है, ये आ रहा है तो यड़ संधि होगी इसमें। एक यड़ची मैं समझाती हूँ आपके लिए। यड़ संधि, यड़
संधि। ईयर संधि का एक फार्मूला है, यदि ई ई दोनों लेती हूँ मैं, ऊ रिर और लिर, इनके साथ में, इन सब के साथ में, ठीक है ना, कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, कहने का मतलब है अगर ई है तो ई के साथ ई की मात्रा ना आए उसमें, ऊ आ कुछ भी आ रहे थे, ई ऊ है, ऊ है तो ऊ के साथ ऊ ना आए, समान ना आए, डिफरेंट आए, इसमें लिर के साथ लिर ना आए, और लिर यहाँ पे लिर है, लिर के साथ में लिर ना आए, असमान स्वर आए, इसके अलग दूसरा जो स्वर आएगा तो ई का हो जाएगा या, ऊ का हो जाएगा वा, री का हो जाएगा रा, और लिर का हो जाएगा ला। ये हलंत है, ठीक है, स्वर निकला हुआ इसमें से, तो ये हो जाएगा, ये इसकी है। अब एक शब्द हमने लिया यहाँ पे, ये आद्यंती ये आद्यंत ले लेते हैं, या दूसरा एक नया शब्द हम इसमें ले लेते हैं। जैसे ये तो इसमें दिया ही है, एक हम ले लेते हैं जो आपका अक्षर परीक्षा में पूछा जाता है, यद्यपि या इत्यत्र शब्द है आपका ये, इति प्लस यत्र, तो समझ लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का स्वर निकालेंगे, तो प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का ये प्रथम वर्ण है। तो क्या है शब्द लिया हमने, इति अत्र, ये इति अत्र नहीं बल्कि इत्यत्र, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई की मात्रा निकाल ली बाहर हमने, ये छोटी ई है जैसा कि बोलते हैं, वैसे तो ई बोलते हैं, और ई बड़ी मात्रा बोलते हैं, ई, और यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये निकाल लिया स्वर बाहर आ, तो यहाँ पे ई निकाल ली, यहाँ पे निकाल ली। आज हम ई बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, समझ लेते हैं इसको, ये ई ऐसे उतार लेते हैं, और चूंकि यहाँ पे हमने स्वर बाहर निकाली तो यहाँ पे उतारा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ हमने बाहर पहले ले लिया है स्वर, यहाँ बचेगा खाली त्रा, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग ई के साथ आ असमान स्वर है, समझ लीजिए, ई के साथ आ क्या है, असमान स्वर है, नहीं ई नहीं है, ई के साथ असमान स्वर है आ, तो ई का अगर असमान स्वर तो क्या हो जाएगा, इसका या हो जाएगा, तो ई का क्या हो जाएगा, ये या, तो हो जाएगा ये इत्यत्र, ठीक है। उसी प्रकार से ये आद्यत्र है, शब्द है आपका ये आद्यंत, तो उसी प्रकार से आद्यंत में भी देखिए, आदि प्लस क्या है ये, अंत, अब समझिए इसके लिए भी, ये इसमें क्या है ई, और यहाँ पे क्या है समान स्वर में आ, अब समझ लीजिए, अब यहाँ का बचा ये आ बचा, और यहाँ बचा ये आधा दा, अब यहाँ पे ना और ता बचा, क्योंकि हमने ये दोनों बाहर ले लिए थे पहले ही। अब इसके अकॉर्डिंग ई का क्या हो जाएगा, ये या हो जाएगा, ठीक है, तो ई का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये या, आद्यंत हो गया। अब चूंकि दा और या, क्योंकि ये देखिए हलंत लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हलंत को लगाएंगे, तो आधे दा से और आधे या से बन जाएगा हमारा दया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा शब्द आद्यंत, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये हमारा जो आद्यंती जो आपका ये है ईयर संधि है, तो उसमें आप 16 का भर लेंगे, मैंने संधि उसको अच्छे से समझा दिया है। दूसरा है आपका प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो ये भी देखिए, ये यू यहाँ पे प्रति प्लस उपकार होगा, इसको समझा देती हूँ आपके लिए, समझ में आपको आ जाएगी। प्रति प्लस उपकार, यहाँ पे देखिए ई है, और यहाँ पे क्या है ऊ आसमान स्वर, देखिए आसमान स्वर आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप इसका। अब यहाँ भी इसका, तो यहाँ क्या बचा, ये प्रा और ये ता, आधा हलंत लगा दीजिए इसके नीचे, और ये ऊ बाहर आ गया, तो यहाँ बच्चा पकार, ठीक। अब ई का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ई का ये या हो गया है, तो यहाँ भी ई का हो गया ये या, ई का हो गया हमारा ये या, ठीक है, समझ में आ गया। तो ई का यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये या। अच्छा,
पितृ प्लस उपकार है यहाँ पे। हाँ, या हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊ है, ऊ की हम यहाँ मात्रा लगाएंगे क्योंकि ई का या हो गया, ऊ की मात्रा ये आ गई, ये, ठीक है। तो क्या हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, देखिए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, प्रत्युपकार हो जाएगा। देखिए परा, ये आदत्ता और ये प्रत्युपकार, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ भी हमारी ईयर संधि ही होगी, ठीक है, क्लियर। तो 17 का ए बी यानी खा सही होगा। इसी प्रकार से एक पहचान मैं और बताऊँ आपके लिए, जो ट्रिक है इसको बस थोड़ा सा आप माइंड में जरूर बैठा लेंगे, लेकिन इसके लिए आप अच्छे से करेंगे भी। एक चीज़ मैंने इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसमें देखें, यदि शब्द के बीचों बीच में या वा ता शब्द आए तो वहाँ पर ईयर संधि होगी। जैसे शब्द के बीच में देखिए यहाँ पे या बीच में है, ये सब में देखें या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, व, यहाँ भी या है, ये सब या है। उसके बाद यहाँ देखिए या आ गया, फिर यहाँ पे जब ऊ आता है तो मनु अंतर, यहाँ पे ऊ की मात्रा आएगी तो ऊ का वाह हो जाएगा, तो मनमंत्र हो जाएगा। ये देखिए वाह 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 वाह, ठीक है ना। एक स्मॉल ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर शब्दों के बीचों बीच में या वा या त्रा, जैसे इसमें लिखा है मात्राग में त्रा 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 त्रा, देख सब में त्रा आएगा। या लिर शब्द है तो उसका लादेश इस तरह हो जाएगा, लिर शब्द के साथ ला हो जाता है, तो इसमें ईयर संधि होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए आप अच्छे से। अगर शब्दों के बीच बीच में या इसको मैं ऐसे लिख के थोड़ा समझा सकती हूँ आपके लिए। यदि शब्दों के बीचों बीच में मतलब बीच में ही आ जाए, पहले दूसरा उसका नहीं है कि आप सोचे कभी कभी एक अक्षर ही होगा। जैसे यहाँ पे तीसरा में अब इधर भी वो है ज़्यादा, इसमें सोचना बीच में लगभग बीच का कहा जाएगा। इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझा रही हूँ। जो मैंने अभी पहले समझाया था वो ओरिजिनल ट्रिक थी। ये शब्दों के बीच बीच में या वा या त्रा आए और लिर अगर इसका ला आ जाए, पहला शब्द ला हो या पहला शब्द ला हो तो वहाँ पर ईयर संधि होगी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा आपका है 18, नदीसु कुछ विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो ये आपको मैंने कहा था नदी के, मत के, फल के आप रूप याद कर लीजिए, बिना रूप के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कल के वीडियो मैंने समझा भी था इसके द्वारा आपके लिए, तो उसको आपको ये तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो नदीसु शब्द है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। ये जो हमारा है क्या है, नदीसु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। तो ये आप इससे कर लीजिए, बिना इसके देखिए बिना याद करे काम नहीं चलना है, आपको याद तो करना पड़ेगा। मैं बार बार कई बार समझा चुकी हूँ कि आप लोग सोचते हैं ऐसे काम चल जाए, तो बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इससे से इसको याद कर लें, ठीक है। तो इसका 18वें का सही है। 19वां हस्तु शब्द का हस्त धातु का लकार किस लकार का है, तो मैंने आपको बता दिया। पट के याद कर लीजिए, पट्टी पट्टा पंती हस्ती हस्ता हसंती, इसे आप रूप याद कर लें। तो ये आपका हस्तु शब्द है वो लोट लकार है। कौन सा लकार है, लोट लकार। और अपठ किस का रूप है, तो जो अपठ जो है आपका ये लड़ लकार है। लग लकार जो है वो आपका अपठ है, ये आप याद कर लीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, बार बार समझाती जा रही हूँ कि सारे लकार आपको ये धातु पट के मैंने बताए थे, याद कर लीजिए। जैसे अपठ है तो ये देखिए लड़ लकार है, ठीक है। और जो पट्टू इस तरह के शब्द हैं वो लोट लकार है। तो ये अच्छे से आप ये सब कर लीजिए। आपको सब पांचों प्रकार, चाहे आप पट के कर लें, हंस के कर लें, किसी के भी याद कर लें, आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद करे कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैंने काफ़ी हद तक पेपर को समझाने का प्रयास किया। आज का मैंने जो 20 नंबर का था पूरी तैयारी करवाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विस्तृत क्वेश्चन कराऊंगा। विस्तृत तो मैंने कई बार आपको क्लास में भी समझाए हैं, तो आपको उसकी तैयारी लगभग होगी। और पीछे वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके लिए, वो उसमें कोई बदलाव नहीं, वो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुविकल्पी में थोड़ा सा उन्होंने बदलाव कर दिया था। जैसे जैसे डेफिनेशन आती है तो वो डेफिनेशन अब नहीं आ रही है, अब इस तरह से आएंगे। तो काफ़ी हद तक मेहनत की है, आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।